नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में हुई एक बैठक के बारे में, जिसमें यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि जब शांति वार्ता में सभी पक्ष शामिल नहीं होते तो उसे कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है। क्या यह वास्तव में शांति वार्ता है या सिर्फ एक राजनीतिक औपचारिकता? जब किसी संघर्ष का समाधान निकालने के लिए बातचीत की जाती है तो उसमें उन सभी पक्षों की भागीदारी अनिवार्य होती है जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन को इस बैठक में आमंत्रित न करना एक तरफा वार्ता का संकेत देता है, जिससे वास्तविक समाधान की संभावना कम हो जाती है। कुछ समय पहले जब यूक्रेन ने यूरोप में एक शांति वार्ता आयोजित की थी, उसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। उस बैठक की व्यापक आलोचना हुई थी क्योंकि इसमें मुख्य विवादित पक्ष को शामिल ही नहीं किया गया था। इस निर्णय की वजह से वार्ता निष्फल रही और रूस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब जब यूक्रेन को छोड़कर अमेरिका रशिया के साथ शांति वार्ता कर रहा है, तो क्या यह वही स्थिति नहीं है? यह एक दोहरी नीति को दर्शाता है, जहां एक ही गलती को दोहराया जा रहा है। शांति वार्ता का उद्देश्य समाधान निकालना होता है, न कि किसी एक पक्ष के विचारों को बढ़ावा देना। भारत ने इस मामले में लगातार सभी पक्षों से शत्रुता समाप्त करने और कूटनीतिक माध्यमों से विवाद सुलझाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की दोनों से बातचीत कर शांति स्थापित करने पर जोर दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने बयानों में सभी देशों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी के सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया है। युद्ध में दोनों देशों के हजारों सैनिक मारे गए और अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में कुछ हद तक सफलता पाई है। रूस ने पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक बाजारों और साझेदारियों की तलाश की है, विशेषकर एशियाई देशों के साथ। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच हुई शांति वार्ता में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि रूस द्वारा कब्जा किए गए यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण बना रहेगा। इस निर्णय की यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कड़ी आलोचना की है, क्योंकि यह यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी का उल्लंघन करता है। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना किए गए किसी भी समझौते को वे स्वीकार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर यूक्रेन ने युद्ध न किया होता तो यह टकराव होता ही नहीं। इस कथन का अर्थ यह निकलता है कि कमजोर देशों को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि शक्तिशाली देशों के आगे झुक जाना चाहिए। यह विचार अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय संतुलन को नष्ट कर सकता है। यदि किसी बड़े और शक्तिशाली देश को यह अधिकार दिया जाता है कि वह जब चाहे छोटे देशों पर कब्जा कर सकता है और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर सकता है, तो यह पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा है। इस दृष्टिकोण से यह भी प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका अपनी नीतियों में भी इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है? क्या अमेरिका भी इसी राह पर बढ़ रहा है? ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वे पनामा और ग्रीनलैंड जैसे छोटे देशों पर हमला कर उन्हें कब्जे में ले सकते हैं। यदि एक महाशक्ति इस तरह के बयान देती है तो इससे छोटे देशों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हर देश की संप्रभुता की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन यदि अमेरिका स्वयं ही इस तरह की धमकियां देता है तो क्या वह स्वयं को रूस से अलग कह सकता है? चीन और ताइवान के बीच की स्थिति भी इसी ओर इशारा करती है। यदि यूक्रेन और रूस के संघर्ष को एक दृष्टांत के रूप में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि चीन भी ताइवान के साथ इसी तरह का कदम उठा सकता है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है, और यदि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो चीन को अपने कदम उठाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे एक नए वैश्विक संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। इतिहास में कई बार शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों पर नियंत्रण जमाने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई हैं। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और वहां के संसाधनों का शोषण किया था। अब यदि शक्तिशाली देश छोटे देशों पर अपनी ताकत दिखाकर उन्हें झुकने के लिए मजबूर करते हैं, तो यह एक नए दौर के उपनिवेशवाद की शुरुआत होगी। क्या वर्तमान वैश्विक परिदृश्य हमें उसी दिशा में ले जा रहा है?
यह प्रश्न विचारणीय है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए हमें यह समझना होगा कि असली शांति वार्ता तब तक संभव नहीं है जब तक सभी संबंधित पक्ष उसमें शामिल न हो। केवल शक्तिशाली देशों द्वारा की गई वार्ताएं संतुलन स्थापित करने के बजाय तनाव को और बढ़ा सकती हैं। कमजोर देशों को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी रणनीति बनानी होगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। यदि विश्व को एक और बड़े संघर्ष से बचाना है तो निष्पक्ष कूटनीति और सभी पक्षों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको इस विषय पर गहरी समझ मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।